नेचुरल वेजिटेशन की इस चैप्टर को भी आपको मिस आउट नहीं करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कंपल्सरी क्वेश्चन में आना है, लॉन्ग क्वेश्चन में आना, और इसमें समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको, कुछ ग्राफ भी दिखाऊंगा, उस पर भी ध्यान देना है, और फीचर्स याद करने हैं, बस। ये चैप्टर इसीलिए बहुत आसान है। तो जब हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन, मतलब वो फ्लोरा, वो प्लांट कवर जो लंबे समय तक अनडिस्टर्ब रहा है और वो अपने आप ग्रो कर गया है, अपने आप किसी रीजन में एडजस्ट कर गया, इसे कहते हैं नेचुरल। नेचुरल मतलब खुद ब खुद। इमेजिन करिए हम और आप कहीं न रहें, समझिए, इमेजिन करिए वहां पे सारे ह्यूमन पॉपुलेशन चली जाए, मर जाए, खत्म हो जाए। सोचिए एक बड़े से एरिया में क्या होगा। वहां अपने आप पेड़ निकल आएंगे, अलग अलग तरह का जंगल पैदा हो जाएंगे। वही है नेचुरल वेजिटेशन। तो एक बड़ा एरिया प्लांट कवर का जिसे इंसानों ने डिस्टर्ब ना किया हो, लंबे समय पर वहां पे जो भी प्लांट कवर आया, जो कि अपने हिसाब से आया, उसके क्लाइमेट के हिसाब से आया, वहां सॉइल कंडीशन के हिसाब से आया, उसे कहते हैं क्या? नेचुरल, खुद ब खुद। अब फ्लोरा, जो भी प्लांट किसी रीजन में पाए जाते हैं, पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, उसे कहते हैं फ्लोरा। याद रखिएगा, फौना एनिमल्स के लिए होता है, फ्लोरा एंड फौना शब्द आता है ना, तो फ्लोरा प्लांट्स के लिए। और वेजिटेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज अ वेजिटेशन। और जंगल, फॉरेस्ट, मैं और आप यूज करते हैं ना, तो फॉरेस्ट एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड है जिसमें ट्रीज हैं, साथ में वहां पर श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, और 1000 फॉर्म्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैं। तो प्लांट और एनिमल वहां पे विविध प्रकार के पाए जाते हैं। कहां पर? फॉरेस्ट। ठीक है, बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। सोचिए जंगल ना होता तो क्या होता? जंगल ना होते तो आपके जानवर, जो जंगली जानवर है, वो बेचारे कहां रहते? इमेजिन करिए, शेर कहां रहता है, चीते कहां रहते, हाथी कहां रहते, और इतने सारे वाइल्ड जो एनिमल्स हैं वो बेचारे कहां रहते? तो सबसे पहला फंक्शन है कि वो उनका घर है, हैबिटेट है। यहां पे हम कर रहे हैं प्रोडक्टिव फंक्शन। आपको जो फर्नीचर है, आपके जो घर में दरवाजा लगा है, तुम जिस सोफे पे बैठे हो, तुम जिस पलंग पे सो रहे हो, तो किसका बना है? अरे लकड़ी का बना है, लकड़ी। वो लकड़ी जंगल से आई है। तो हमें क्या मिलती है? वुड मिलता है, फ्रूट मिलता है, लीव्स मिलते हैं, ट्यूबर्स मिलते हैं, हमारे घर के फर्नीचर, इंडस्ट्रीज के सामान। इमेजिन करिए कि आपके पास फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स नहीं हो, तो आप बहुत सारी चीजों के बिना जी नहीं पाएंगे। जिसमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में एग्जांपल देता हूं, तो टिम्बर चाहिए, फायरवुड चाहिए, फाइबर चाहिए, एसेंशियल ऑयल्स चाहिए, हाँ एसेंशियल ऑयल्स चाहिए, ऑयल सीड चाहिए, एडिबल प्लांट्स चाहिए। ये सब फॉरेस्ट की देन है। तो बहुत सारी चीजों में आपको देता है फॉरेस्ट, बहुत प्रोडक्टिव, बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन करते हैं फॉरेस्ट। एग्जाम्पल इसमें बैम्बू का दिया मैंने। बैम्बू ट्राइबल्स लोग यूज करते हैं मैट बनाने में, बास्केट बनाने में। बैम्बू बैग्स देखे होंगे आपने, है ना? बैम्बू आपने रेस्टोरेंट्स देखे होंगे, बैम्बू की चेयर्स देखे होंगे, नहीं देखा है? बैम्बू का फर्नीचर देखा होगा आपने, क्या कहते हैं? हाँ, बहुतों घर में बैम्बू बास्केट्स भी हैं, और बैम्बू के तो वो भी है जो कोच टाइप के हैं। चलो, बैम्बू के यार्न भी बनते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन है, मैंने बताया। फॉरेस्ट बचाता है, पानी को कंट्रोल करता है, फॉरेस्ट एक स्पंज का काम करता है। बारिश जितनी पड़ जाए, रूट्स ऑफ द ट्री क्या करती है? पानी को ले जाती है नीचे। और क्या करता है? फॉरेस्ट प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को, फर्टिलिटी को बचाता है। फॉरेस्ट रेगुलेटरी फंक्शन करता है, ऑक्सीजन साइकिल को कंट्रोल करता है, वाटर साइकिल को कंट्रोल करता है। फॉरेस्ट ना होता तो रेन्स ना होती, है ना? क्योंकि ट्रांसपिरेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं, और वही क्लाउड्स रेन कॉज करते हैं। और प्लांट्स तो आप जानते ही हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। और साथ में मैंने कहा हैबिटेट ऑफ दी वाइल्ड लाइफ है, एस्थेटिक ब्यूटी का काम करते हैं, नेचुरल रिक्रिएशन के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी जगह है। हम वाइल्ड लाइफ पार्क, नेचुरल पार्क्स या सेंचुरीज, बायोस्फीयर्स कहां बनाते हैं? फॉरेस्ट में बनाते हैं। अब टाइप ऑफ वेजिटेशन, सबसे पहला वेजिटेशन देख रहे हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। नाम क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, मतलब ट्रॉपिक्स रीजन में पाया जाएगा, और एवरग्रीन है मतलब दीज ट्रीज रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, इसी नाम है। देखिए कितने घने जंगल हैं, इसमें रिच कैनोपी है। यहां पे जहां पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, वहां होती है। देखिए नीचे पानी भी दिख रहा है आपको। तो ऐसे रीजन्स में जहां टेम्परेचर हाई हो, 25 से 27 डिग्री हो, जहां रेनफॉल हाई हो, ह्यूमिडिटी 77% से ज्यादा हो, वहीं पे ये ट्रीज ग्रो करती हैं। खास बात क्या है? ये हैवी और डेंस एरिया ऑफ रेनफॉल में पाया जाता है, जैसे वेस्टर्न घाट ऑफ वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, याद होगा, विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, गारो खासी, जयंतिया हिल्स में, लक्षद्वीप आइलैंड्स में। और क्या फीचर्स हैं इनके? यहाँ लग्जूरियंट वेजिटेशन है, मतलब खूब घना, खूब पत्तीदार पेड़ है, यहाँ पत्तियां बहुत ज्यादा डेंस हैं, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स खूब पाए जाते हैं, मल्टी लेयर, एक के ऊपर एक लेयर। कई बार ट्रीज की हाइट तो 60 मीटर तक चली जाती है। 60 मीटर समझते हैं कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 मंजिल ऊंचा, 15 फ्लोर के मकान जितनी ऊंचे पेड़ है वहां पर। हाँ, मिस मत करो, ध्यान दीजिएगा, बस टॉपिक खत्म है, इसलिए मिस आउट मत करिए, ठीक है? ध्यान से देखिए प्लीज।
और क्या खास बात है, तो यहां पर जो कारपेट लेयर है, यस जो कारपेट लेयर है जिसे हम हर्ब्स एंड ग्रासेस कहते हैं, वो नहीं ग्रो करती है। सर वो क्यों? नीचे जो ग्रास ग्रो करती है वो क्यों नहीं ग्रो करती है इस फॉरेस्ट में? क्योंकि इतना डेंस कैनोपी है, मतलब पेड़ों का इतना छाया है। कैनोपी क्या होता है? शेड होता है ऐसे, ठीक है, ये कैनोपी है ना। तो इसकी इतनी डेंस कैनोपी है ट्री की कि नीचे सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। पानी पहुंच जाता है, याद रखिएगा, पत्तियों से मिलता हुआ पानी ढुलकता हुआ नीचे चला जाता है, और नीचे हर्ब्स एंड ग्रासेस नहीं ग्रो कर पाती। और क्या खास बात है, यहां पर ट्रीज जो है वो फिक्स्ड टाइम पर लीव शेड नहीं करती हैं। मतलब आप जब भी आएंगे तो थोड़ी थोड़ी पत्ती थ्रू आउट द ईयर वो शेड करती रहती हैं, इसीलिए एवर ग्रीन, मतलब सर्वदा हरी, हमेशा हरी पत्तियां रहती हैं ऑल द ईयर राउंड। कौन से पेड़ यहां पर पाए जाते हैं? रोजवुड, एबोनी, महगोनी, टून, चपला, सीसू, गुर्जन। बड़े अजीब अजीब नाम है क्या? पर कुछ नाम तो आप जरूर जानते होंगे, खास करके एबोनी, महगोनी, है ना, इनको सीसू, गुर्जन। क्या खास बात है इन ट्रीज की? ज्यादातर ये ट्रीज मैंने कहा हाई इकोनॉमिक वैल्यूज वाली, मतलब पेड़ बड़े बेशकीमती हैं ये, इनके बहुत एक्सपेंसिव फर्नीचर्स बनते हैं, बहुत हाई क्वालिटी के फर्नीचर बनते हैं। अगला फॉरेस्ट, सॉरी अगला वेजिटेशन क्या है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये इंडिया में सबसे ज्यादा, अगर कोई फॉरेस्ट सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाता है तो ये इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इंडिया के बाहर की बात करता हूं तुमसे, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं अमेजोन में। अमेजोन जंगल नाम सुना है ना, उन्हें लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, वहां पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अमेजोन नदी पे है, याद करिए, अमेजोन वो ऐप वाला नहीं, अमेजोन नदी की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड की सबसे चौड़ी, सबसे ब्रॉडेस्ट नदी है, लॉन्गेस्ट नहीं, ब्रॉडेस्ट नदी है अमेजोन, वहां पाए जाते हैं अमेजोन जंगल, वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। हम बात कर रहे हैं अब डेसिडियस फॉरेस्ट की। डेसिडियस मतलब एक ऐसा फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट पूरे साल भर तक पत्तियां इसमें नहीं रहती हैं। कुछ सीजन में क्या होता है, स्पेशली समर्स में क्या होता है, इसकी पत्तियां पूरी झड़ जाती हैं। लीव्स शेड देयर लीव्स एटलीस्ट वंस इन अ ईयर कंप्लीटली। कंप्लीटली मतलब पूरे पेड़ की पत्तियां एक बार, एक समय ऐसा आएगा जब चली जाएंगी। तो इससे क्या होगा सर? फर्क पड़ेगा? अरे फर्क पड़ेगा ना इससे। अब पेड़ की पत्तियां ही नहीं रहेंगी, पेड़ तो कहें सिर्फ पेड़ की डालियां दिखाई देगी, डंठल दिखाई देगी। हाँ, एक समय आता है इसमें, ऐसे पेड़ को कहते हैं डेसिडियस, ठीक है। अब डेसिडियस भी दो टाइप के, मॉइस्ट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस। ये किस पे डिपेंड करता है? रेनफॉल पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट में सबसे पहला मॉइस्ट वाला, तो जहां रेनफॉल 100 से 200, इससे पहले एवरग्रीन में बताया था मोर देन 200 रेनफॉल, यहां पे रेनफॉल चाहिए पर 100 से 200, और टेम्परेचर भी हाई चाहिए और ह्यूमिडिटी भी हाई चाहिए, सब हाई हाई, ठीक है। कहां पाया जाता है ये? तो मैंने कहा फुट हिल ऑफ हिमालयाज में पाया जाता है, पेनिनसुलर रीजन में पाया जाता है, या ईस्टर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट से पाया जाता है, ठीक है। ट्रॉपिकल एवर डेसिडियस फॉरेस्ट ये रहा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ये सेकंड वाला, दिख रहा है आपको? सबसे कॉमन है हमारे देश में ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये रहा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये कलर सबसे कॉमन है, यूपी में पाया जा रहा है, महाराष्ट्र से पाया जा रहा है, देखा आपने। फिर नेक्स्ट आता है इसके फीचर्स, मैंने कहा ट्रीज लीव शेड कर देती हैं, पूरी लीव शेड कर देती हैं समर से पहले। और क्या होता है, खास बात है, ये बहुत बड़े रीजन में पाया जाता है। इसकी ट्रीज सबसे ज्यादा कमर्शियली, मतलब सबसे ज्यादा कट करके यूज होती है, मतलब एवरग्रीन से ज्यादा हम इस्तेमाल किसके करते हैं? इसके करते हैं। कौन सी ट्रीज है? टीक है, अर्जुन है, साल है, शीशम है। हाँ, आपके घर में शीशम के बहुत सारे फर्नीचर बने होंगे, चेक करना, पूछना मम्मी पापा से, तुम्हारे घर का जो फर्नीचर होगा, सोफा होगा या इवन दरवाजे होंगे, वो शीशम के बने होंगे, चेक करना जरा, प्लीज पूछना। शीशम, महुआ नाम सुना होगा, मलबरी, पालास, शीशम, सैंडलवुड, चंदन, सैंडलवुड याद करिए, लाल चंदन, ओ लाल चंदन याद आया, सैंडलवुड, झुकेगा नहीं, याद आया, यस चंदन, अब याद रखोगे। हाँ, किस काम आते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट? तो मैंने बताया डेसिडियस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कट होते हैं, सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं, इनकी ट्रीज बहुत वैल्यूएबल होती है, और सैंडलवुड तो बताया था बहुत ग्रेट डिमांड है इंडिया और अब्रॉड में। अगला इसी का टाइप है, सेकंड टाइप है ड्राई डेसिडियस। ड्राई डेसिडियस क्यों नाम है? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल कम चाहिए, रेनफॉल चाहिए 70 से 100, और ह्यूमिडिटी भी कम चाहिए 51 से 58, टेम्परेचर 23 से 27। अब आप देखिए यहाँ पर ग्रीनरी कम है इसमें, ठीक है। ये फॉरेस्ट ज्यादा रेनफॉल जहां नहीं है, लेसर रेनफॉल वाले रीजन में, पेनिनसुलर प्लेटो रीजन में है, और बिहार और यूपी वाले रीजन में। क्या खास बात है, ये ड्राई रीजन को थ्राइव कर जाते हैं, ठीक है। ये बिटवीन दी डेसिडियस एंड थॉनी के बीच में है, मतलब कांटे वाले जो जंगल होते हैं उनसे पहले है ये। क्या खास बात है, ये लीव्स भी कंप्लीटली शेड कर देती है, मैंने बताया ये ट्रीज को पूरा नेकेड कर देता है। कुछ पेड़ इसमें एग्जांपल दो, टीक, तेंदू, साल, रोजवुड, अमलतास, बेल नाम सुना है, बेल, फिर ये अगेन ये पेड़ भी बहुत काम के हैं, फ्रूट ट्रीज बहुत पाई जाती हैं। ज्यादातर ऐसे जंगल कट करके हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, एग्रीकल्चर बना दे रहे हैं। यही तो इंसानों की आदत है, जंगल काटे जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि टेम्परेचर हाई हो रहा है, फिर कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अरे भाई क्यों नहीं होगी, काट तुम रहे हो जंगल तो परेशानी भी तुम्हें को झेलनी पड़ेगी ना। आइए अगला फॉरेस्ट देखिए, ये आप दूर दूर तक देखिए, दूर दूर तक देखिए, कहीं भी आपको बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं? नहीं,
तो जहां ट्रीज ना दिखाई दे उस जगह को कहते हैं डेजर्ट। दूर दूर तक क्या होगा, श्रब्स या हर्ब्स दिखाई देंगे या थॉर्नी बुशेस दिखाई देंगे, इसको कहते हैं क्या, थॉर्न फॉरेस्ट या डेजर्ट फॉरेस्ट। क्या कंडीशन है, जहां रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम है, बहुत कम रेनफॉल होती है 50 से कम, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत लो है, हवा में नमी बहुत कम है। कहां पाया जाएगा, ऑब्वियस बात है जहां पे पानी कम है, वेस्टर्न पंजाब में है, हरियाणा में है, यूपी में है, राजस्थान ले लो भैया, थार डेजर्ट तो वही है ना। तो कैसे प्लांट्स हैं यहाँ पर, इन प्लांट्स को पहचानना बड़ा आसान है। इन प्लांट्स को ज़ेरोफिटिक कहते हैं, मतलब वो प्लांट्स जो एरिड कंडीशंस में जी सकते हैं, वो प्लांट्स जो ड्राई कंडीशंस में जी सकते हैं उन्हें कहते हैं एरिड। यहाँ पे पानी नहीं होता है, इनकी ग्रोथ कम होती है, स्टंटेड प्लांट होते हैं, कम हाइट वाले प्लांट्स होते हैं, ज्यादातर ग्रासेस होते हैं, कोर्स ग्रास यहाँ पाई जाती है। और कैसे प्लांट्स एंड ट्रीज है यहाँ पर, दीज फॉरेस्ट हैव ट्रीज व्हिच आर अडैप्टेड देमसेल्व्स टू सर्वाइव इन ड्रॉट। पेड़ भी ऐसे हैं जो सूखा बर्दाश्त कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल है, इनको कहते हैं ज़ेरोफाइट, जैसे एग्जांपल है अकेशिया बबूल, याद है ना, बबूल बबूल पैसे वसूल, अरे टूथपेस्ट आता ना बबूल, हाँ सही में उसी के नाम से है। तो एकेशिया बबूल पेड़, खास बात क्या है, इसकी रूट्स इतनी डीप चली जाती हैं कि वो अंडरग्राउंड वाटर्स ले लेती है, मतलब ऐसे पेड़ हैं वहां पर नेचुरली जो उस रीजन में ग्रो कर रहे हैं। और क्या है, लीफलेस ट्रीज है, ऐसे पेड़ हैं जिनमें पत्तियां ही नहीं है, ठीक है, और स्क्रब वेजिटेशन है। अब कुछ एग्जांपल दूं, बबूल, एकेशिया हो गया, डेट पाम हो गया, खजूर, आपको पता है ना सऊदी अरेबिया में खजूर, वहां आपको पता होगा सऊदी अरेबिया डेजर्ट है बहुत बड़ा, पता है कि नहीं आपको, अरब अरेबिया डेजर्ट है, तो वहां खजूर बहुत पाए जाते हैं। पाम ट्रीज, बेर, खेर, नीम, खेजड़ी, कंजू, कैक्टस और कुकू, ये सब एग्जांपल्स हैं। कुछ एग्जांपल देखिए, बेर खाया जाता है, मालूम है बेर के फल खाते हैं, बेर का बेवरेज भी बनता है, उसकी टिम्बर भी बड़े काम की आती है। बबूल दांतों के लिए बहुत मजबूत है। डेट पाम को तो खाना चाहिए, बहुत फायदेमंद फल होता है, एस्ट्रिंजेंट का काम करता है, डिकॉक्टेशन का काम करता है, सोर थ्रोट के लिए बहुत अच्छा सिरप है, मतलब एक तरह का कह सकते हैं मेडिसिनल वैल्यू वाला प्लांट है डेट प्लांट। और नीम, दीप भी नीम के दतून होते हैं, याद करिए, नीम ऑयल बनता है, नीम लीव्स हैं, नीम एक्सट्रैक्ट्स हैं, नीम हेल्थ के लिए अच्छा है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत बनते हैं, नीम का फेस वॉश आता है और नीम का इंसेक्टिसाइड आता है। आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं नीम का, मुझे बताइए, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो नीम का आप यूज कर रहे हैं। चलो बात करते हैं अब नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन की, लिटोरल या टाइडल फॉरेस्ट। ये वो फॉरेस्ट है जहां पे टाइड्स आती हैं। सर टाइड्स कहां आती हैं, समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे जब हाई टाइड्स आती हैं, ठीक है, वहां ये पाए जाते हैं। इस प्लांट्स को जरा ध्यान से देखिए, आपको प्लांट्स की रूट्स कहां दिखाई देंगी, समुद्र के पानी के नीचे जो सॉइल है उससे पानी के ऊपर आ जा रही है रूट्स, ये ब्रीदिंग रूट्स है, न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं। क्या, न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं। खास बात क्या है, जहां पे टाइडल एरिया है, रिवर का जहां डेल्टा एरिया है, जहां स्वैम्पी और मार्शी एरिया, दलदली इलाका है, वहां पाया समुद्र कोस्ट के पाया जाता है। तो जितनी भी बड़ी नदियां हैं, चाहे ब्रह्मपुत्र है, चाहे गंगा है, वो जब डेल्टा बनाती है, डेल्टा कब बनाती है, जब वो समुद्र में एंटर करने लगती है। When a river reaches the ocean, it deposits all its silt. तो उस एरिया को, उस आइलैंड वाले एरिया को कहते हैं डेल्टा, ठीक है, वहां पे बनता है ये डेल्टिक अलुवियम। तो यहाँ पे जहां डेल्टा ऑफ लार्ज रिवर्स हैं, जैसे सुंदरबन आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड ग्रोइंग डेल्टा है। क्यों सुंदरबन, क्योंकि वहां पे सुंदरी नाम का पेड़ पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है सुंदरबन। और सुंदरी पेड़ सुंदर है क्या देखने में, नहीं, सुंदरी बस नाम है। और सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल के काफी रीजन में है, और बांग्लादेश में बहुत बड़ा रीजन है सुंदरबन डेल्टा का। और वहां पर जहां पे सुंदरबन डेल्टा है, उसकी जो सुंदरी पेड़ है उसके बोट्स बनती है। अब आगे पढ़े, तो कैसे टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं ये जो लिटोरल फॉरेस्ट होता है, टाइडल फॉरेस्ट होता है, वो एवरग्रीन होते हैं, मतलब कि साल भर हरे होते हैं। खास बात है इनके ट्री ट्रंक्स क्या होते हैं, बहुत सारे स्टिल्ट्स या रूट्स निकाल देते हैं, ताकि जब पानी आए, हाई टाइड आए, लो टाइड आए, ये तब भी क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। इनके जो रूट्स होते हैं बहुत टेंगल्ड होते हैं, इनकी ब्रांचेस बहुत टेंगल्ड होती हैं, मड में ग्रो कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनकी रूट्स ब्रीदिंग रूट्स होती हैं, इसको न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये रूट्स पानी के अंदर, नॉर्मल प्लांट आप अपना पौधा किसी पानी में डालेंगे तो डूब के मर जाएगा, रूट्स पूरे से पानी में नहीं रह सकती हैं, पर इनकी रूट्स पानी के अंदर भी ब्रीथ कर सकती हैं, पानी के बाहर उनका निकल आती है, उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो पानी के बाहर आके ब्रीथ कर लेते हैं। केवड़ा इसका अच्छा एग्जाम्पल है, आमुर, हारा, राइजोपोरा, स्क्रूपाइन, कैन, पाम, सुंदरी, अगर, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। कहां पाए जाते हैं मैंने बता दिया आपको, तो मैंने बताया सुंदरबन का नाम क्यों रखा है, सुंदरी ट्री की वजह से। किस काम आता है, मैंने कहा फ्यूल वुड काम आता है और टिम्बर काम आता है। एक और फॉरेस्ट आ रहा है, इसको देखिए। अब ये फॉरेस्ट कहां पाया जा रहा है, देखिए पहाड़ों में, ग्रीनर माउंटेन पर। आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, पेड़ों की साइज छोटी होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब बहुत ऊंचा पहाड़ होगा तो वो ग्रासलैंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ आइसलैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। तो
यहां पर ट्रीज की एल्टीट्यूड हाइट छोटी होती जाती है एज वी ग्रो अप द माउंटेन। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसा है, मैंने कहा ठंडे इलाकों में पाया जाता है। टेम्परेचर देखिए 12 से 13 डिग्री है। रेनफॉल 100 से 300 के बीच में है। और क्या है, एल्टीट्यूड 1000 से 4000 मीटर के बीच में। ज्यादातर मैंने कहा हमारे देश में कौन सा इलाका है, हिमालयन इलाका है, विंध्य रेंज है, नीलगिरी रेंज है, ये सब हमारे देश में पहाड़ी इलाका है। कैसे है, मिक्स्ड वेजिटेशन पाई जाती है। ज्यादातर एवरग्रीन पेड़ है और कोनिफरस मतलब कोन वाले पेड़ पाए जाते हैं। कोन वाले पेड़ इसलिए ताकि स्नोफॉल हो तो वो फिसल के चली जाए, पेड़ों पे रुके ना। और क्या है, जितने लोअर हिल्स में पहाड़ में पाए जाते हैं माउंटेन है वो डेसिडियस है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वहां पर क्या हो जाएगा, जो पहाड़ लीव्स हैं वो छोटी होती जाएंगी। जब हम ऊंचाई पे चले जाते हैं, जैसे एग्जांपल है वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड, यहां पर ब्रॉड लीव्स ट्री पाई जाती हैं। जबकि और हाइट पे चले जाए 1000 और 1750 पे चले जाए तो वहां पे कोन पेड़ जाते हैं। कोन बताया था ना, ऐसे कॉनिकल पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है चिरपाइन। और ऊपर चले जाए जैसे एल्टीट्यूड ऑफ 2020 2250 से 3000, जितना ऊपर जाएंगे ट्रीज कॉनिकल होती जाएंगी, लीव्स नैरो होती जाएंगी और शेप कॉनिकल होती, ताकि क्या हो, स्नोफॉल हो जाए तो बह जाए। ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो मैंने कहा हो जाएगा वहां पे मॉसेस एंड लिचन ग्रो करेंगे। और ऊपर जाएंगे फिर उसके बाद मॉसेस लिचन भी नहीं बचेगा, सिर्फ बर्फ बचेगी। जब एक्सट्रीमली हाइट पे चले जाएंगे स्नो लाइन शुरू हो जाएगी वहां पर। और कौन से पेड़ है यहाँ पर, तो मैंगनोलिया है, लॉरेल है, सिंकोना है, वॉटल है, जामुन भी है और प्लम। सो फॉरेस्ट का हमारे एनवायरमेंट से क्या रिलेशन है, फॉरेस्ट हमारे क्लाइमेट के मॉनिटर है, आपको पता ही है। अगर आपके आसपास जंगल है, आप अगर के ऐसे एरिया में रहते हैं जहां आसपास खूब घना जंगल है, तो आप सच में स्वर्ग में रह रहे हैं। मैं सच में कह रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम सच में स्वर्ग में रह रहे हो, क्योंकि तब आपको धूप नहीं लगेगी, गर्मी में गर्म नहीं लगेगा और सर्दी में सर्द नहीं लगेगा। यस, कमाल क्या रीजन रहेगा, क्योंकि आपके आसपास ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी होगी, आपका टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन भी कंट्रोल रहेगा। जैसे हमारे वाराणसी में एक प्लेस है BHU, बहुत हरियाली है यहाँ पर। हाँ, वाराणसी में एक प्लेस है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत हरियाली है। और इवन DLW भी, वहां चले जाइए, गर्मी के दिनों में मजा आ जाएगा आपको। तो जहां पेड़ पौधे हो वहां अच्छा लगता है वैसे भी। और फॉरेस्ट क्या करता है, कार्बन साइकिल को कंट्रोल करता है, फॉरेस्ट सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है, आपको मालूम ही है फॉरेस्ट स्पॉन्ज की तरह है। रेनफॉल को क्या करता है, सोक कर लेता है, फ्लड कंट्रोल करता है। फॉरेस्ट से अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है और फॉरेस्ट से ह्यूमस मिलता है, क्योंकि जब पेड़ की पत्तियां गिरती हैं, पत्ते डलियां डंठल गिरती हैं, वो सब सड़ गल जाती हैं और ह्यूमस बन जाती हैं, वो भी सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट को बचाना जरूरी है। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, हम जंगल काट रहे हैं, इसीलिए बचाना जरूरी है। पास्चर लैंड की रिक्वायरमेंट है, हमें बहुत सारी एरियाओं को क्या कर दिया गया, अपने लिए ग्रासलैंड्स छोड़ दिए, उसकी जरूरत है हमें। ओवर ग्रेजिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली डोमेस्टिक एनिमल्स क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े लैंड को क्या करते हैं, चट कर जा रहे हैं, खा जा रहे हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। टिम्बर की डिमांड बढ़ गई है, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन होने, जंगल कट रहे हैं। एंड लास्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में भी क्या हो रहा है, बहुत बड़ा एरिया डूब जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट क्या है, और इसकी प्रोडक्टिविटी चली जा रही है, सॉइल इरोजन बढ़ रहा है, ड्रॉट लाइक सिचुएशंस आ रहे हैं कई जगह पे, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स तो मैंने कहा बढ़ ही रहे हैं। क्या टेक्निक है, क्या करें, कैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन करें, मैंने कहा आप फॉरेस्ट की एरिया इंक्रीज करिए। वो एरिया जो कम्युनिटी लैंड है, वो एरिया जहां पे खाली जगह है, वहां पे क्या करिए, जंगल लगाइए। तो मैसिव प्लांटेशन करिए, अफॉरेस्टेशन लगाइए, मतलब नए जगहों पे पौधे लगाइए। रिफॉरेस्टेशन मतलब होता है जहां पहले जंगल था वहां दोबारा जंगल लगाना, और अफॉरेस्टेशन मतलब होता है नए एरियाज में नए जगह प्लांट लगाना। ठीक है, तो फॉरेस्टेशन जरूरी है। ट्रीज एक्ट एज अ बैरियर फॉर डस्ट एंड प्यूरिफाई एयर। तो जहां पे आयरन एंड स्टील प्लांट है, जहां पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगे हैं, वहां पे तो पेड़ लगाना और जरूरी है, ताकि वो एयर में से जो डस्ट है और धूल है उसको क्या करे, वो सेटल डाउन कर दे। ठीक है, तो ट्रीज का फेलिंग रोकना, कटिंग रोकना, नए सैपलिंग लगाना, रिजर्व फॉरेस्ट क्रिएट करना। गवर्नमेंट ने बहुत सारे फॉरेस्ट को क्या कर दिया है, रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया, जहां पर आप जाकर के जंगल कट नहीं कर सकते। जा सकते हैं देखने के लिए, बट कटिंग ह्यूमन यूज नहीं करना। और आप लकड़ी का इस्तेमाल कुछ और करिए, लकड़ी मत यूज करिए, लकड़ी मत बर्न करिए, जंगल मत काटिए, आप सोलर एनर्जी यूज करिए, टाइडल एनर्जी यूज करिए। व्हाई टू यूज वुड, क्यों वुड एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। ठीक है, सरकार ने स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए हैं, पीपल्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, नाम है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2018। तो गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को स्पेशली इसलिए बनाया ताकि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया जा सके। फॉरेस्ट हाइड्रोलॉजी, फॉरेस्ट को कंट्रोल करना, फॉरेस्ट की कटिंग को, डिफॉरेस्ट को रोकने के लिए बेसिकली बनाया गया है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस हो सके, हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी क्या हो, जंगल बचे रहे। और क्या चाहते हैं, 1/3 मतलब 33% ऑफ फॉरेस्ट लैंड चाहते हैं। 33% ऑफ लैंड ऑफ कंट्री अंडर फॉरेस्ट होना चाहिए। और माउंटेन में तो 2/3 एरिया, मतलब माउंटेन इलाका है तो 67% अंडर
फॉरेस्ट, तब जाके स्टेबिलिटी आएगी। और क्या करना है, डिग्रेडेशन का रिवर्स करना है, जो जंगल जहां कट गए हैं वहां पे वापस क्या करना है, जंगल लाना है, सॉइल कवर को इंप्रूव करना है, सॉइल इरोजन रोकना है, डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल रोकना है, रिचार्ज ऑफ एक्वीफर्स करना है, ये है। चलिए अब आता है सोशल फॉरेस्ट्री। क्या है ये? सोशल मतलब समाज, फॉरेस्ट्री मतलब जंगल। तो अगर हम पीपल ओरिएंटेड वैल्यू बेस्ड ज्वाइंट मैनेजमेंट करें, मतलब लोगों को जंगल से जोड़ें, लोगों को बताएं कि जंगल का एडवांटेज उन्हें क्या मिलने वाला है, समाज के लोगों से जंगल लगवाना और जंगल की रक्षा कराना, दिस इज कॉल्ड एज सोशल फॉरेस्ट्री। एक दो और अच्छे नाम है, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, माइंड फॉरेस्ट्री। बेसिक मकसद क्या है कि पीपल को फॉरेस्ट के साथ जोड़ना, क्योंकि जब तक लोगों का कनेक्ट फॉरेस्ट, आपको मुझे पता नहीं है कि जंगल से मुझे क्या मिलने वाला है, तो मैं क्यों जंगल बचाने की मदद करूंगा, मैं जंगल क्यों लगाऊंगा, ये है पर्पस इसका। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री समाज को जोड़ता है, कम्युनिटी को जोड़ता है, वो खुद रिस्टोरेशन करती है, रीअलोकेट करती है, रीऑर्गेनाइज करती है फॉरेस्ट लैंड। ज्वाइंट मैनेजमेंट मतलब होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सोशल, आम आदमी, गांव वाला जो जंगल के नजदीक रह रहा है, वो मिलकर क्या करता है, जंगल बचाता है। ठीक है, पर्पस क्या है मैंने बता दिया, फ्यूलवुड मिल सके। अब उस आम आदमी को क्या फायदा दिखाई दे रहा है, वो जो आम आदमी जो जंगल के नजदीक रहता है वो जंगल क्यों बचाएगा, जब उसे पता चल जाएगा कि उसको लकड़ियां जलाने के लिए चाहिए होंगी तो मिल जाएगा, चारा चाहिए जानवर का मिल जाएगा, लकड़ी चाहिए छोटे मोटे कामों के लिए तो उसको जंगलों से मिल जाएगी, उन्हें काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जंगल खुद ही क्या करता है, इतना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करता है, आप वहां से ले सकते हैं। और शर्त एक ही है, आप जंगल कटेंगे नहीं, आप जंगल काटने में मदद करेंगे। और क्या करेंगे, जंगल की जो लैंड है उसको प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे, गांव वालों की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे, सॉइल का, वाटर का कंजर्वेशन इंक्रीज करेंगे, गांव वालों को रोजगार का नया अवसर मिलेगा। भाई अगर वो हमारे साथ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के साथ, जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं उनके साथ जंगल की रक्षा करेंगे तो जंगल ज्यादा ज्यादा समय तक बचे रहेंगे और लोगों के काम भी आएंगे, लोगों के रिक्रिएशन की नीड भी पूरी हो जाएगी। जो खूबसूरत इलाके हैं, ब्यूटीफुल सीन्स हैं जंगल में जाके देखने के, वो देखने का मौका मिलेगा। अरे जंगल रहेंगे तब तो मौका मिलेगा। और क्या तरीका है, एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब फॉरेस्ट को कल्टीवेशन के साथ, एग्रीकल्चर के साथ मर्ज कर देना, मतलब फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। किसान क्या करे, फल सब्जियां लगाए तो जंगल भी लगाए, एग्रो फॉरेस्ट्री। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक पीस ऑफ लैंड में एग्रीकल्चर क्रॉप भी हो और साथ में फॉरेस्ट क्रॉप भी हो। इसका मतलब समझ गए, किसान अपनी लैंड का दोनों यूज करे। ठीक है, इससे कंजर्वेशन ऑफ लैंड होगा, सॉइल भी इंप्रूव होगी, जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं वो ग्रो करेंगे, जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं, जो नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स हैं वो भी मिल पाएंगे, और सॉइल इरोजन चेक होगी।